पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। ईरान यूएस के न्यूक्लियर टॉक के बीच उनका यह दौरा भारत के बढ़ते ग्लोबल स्टेचर का प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत किसी कैंप की राजनीति नहीं करता, बल्कि इजराइल, ईरान और सारे अरब के साथ बैलेंस मेंटेन करके चलता है। पीएम मोदी का यह दौरा खासकर डिफेंस डील को लेकर के हो रही है इजराइल के साथ, और पूरी दुनिया इसे भारत का इजराइल मूव कह रही है। तो क्या है ये भारत का इजराइल मूव, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि खबर आप लोगों को मिल ही चुकी है कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन यानी कि 25 फरवरी और 26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर रहने वाले हैं, और ये वहां पर तेल अवीव में उतरेंगे और देखेंगे नेतन्याहू के साथ इनकी मीटिंग होती है और भी तमाम वहां के नेताओं के साथ मीटिंग होगी। तो क्या क्या डील की जाती है। तो नरेंद्र मोदी तेल अवीव में उतरे हैं और 2 दिन का उनका विजिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर पीएम मोदी का एक खास चीज देखने को मिल रहा है कि 2017 के बाद पीएम मोदी का इजराइल का ये पहला विजिट है 2017 के बाद। और एक और घटना देखते हैं अगर हम लोग, 7 अक्टूबर 2023 का हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उसके बाद भी पीएम मोदी का ये पहला ही दौरा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि एक तरफ ईरान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी भारत अपने संबंध अच्छे बता रहा है, जबकि ईरान और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ध्यान से समझिएगा, ईरान और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यूएसए का खास दोस्त है इजराइल। तो इजराइल भी ईरान का दुश्मन हुआ। तो आप इजराइल के साथ भी हो रहे हो, आप ईरान के साथ भी हो रहे हो। आखिर आप करना क्या चाहते हो भाई साहब, हमको समझ नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया को नहीं समझ में आ रहा है बच्चों। क्योंकि यहां पर ईरान और यूएस का आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, एक न्यूक्लियर टॉक चल रही है। यूएस कह रहा है ईरान को कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, लेकिन ईरान ने साफ बोल दिया कि भाई मैं तो बनाऊंगा, सीधी बात है। अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक भी कर दिया था, पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए कि भैया हमको कमजोर ना समझ लेना। तो यहां पर आप देखोगे कि एक तरफ ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध, यहां तक कि आतंकवाद को, टेररिज्म को खत्म करने की भारत ने और ईरान ने कसम खा रखी है एक साथ, इतने अच्छे संबंध हैं। लेकिन इसी ईरान का दुश्मन कौन है? यूएसए। और यूएस का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इजराइल। तो ईरान और इजराइल भी दुश्मन है। तो एक तरफ ईरान को आप लोग बढ़िया दोस्ती दिखा रहे हो और दूसरी तरफ आप इजराइल भी जा रहे हो। तो करना क्या चाहते हो? तो चलिए देखते हैं आखिर करना क्या चाहते हैं ये जनाब। तो देखिए बच्चों, इंडिया का एक बैलेंस स्टैंड है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा, इंडिया कभी भी, मैंने आपको शुरुआती में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंडिया एक बैलेंस स्टैंड लेकर के चलेगा। ना तो मैं इजराइल के साथ हूं, ना मैं ईरान के साथ हूं, ना मैं अमेरिका के साथ हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के साथ संबंध खत्म हो गए, यानी कि स्पेशली मैं किसी को फेवर नहीं करूंगा, मैं सबको फेवर करूंगा क्योंकि सब मेरे दोस्त हैं। मुझे सबके साथ न्यूट्रल बैलेंस करके चलना है, न्यूट्रलिटी बैलेंस करके चलनी है। तो यहां पे भारत एक न्यूट्रल, एक बैलेंस स्टैंड लेकर के चल रहा है, किसी के भी फेवर में ज्यादा नहीं बोल रहा है, किसी के भी अगेंस्ट ज्यादा नहीं बोल रहा है। अब यहां पे देखेंगे, भारत ने एक अपना स्टैंड लिया इजराइल और पैलेस्टीन के साथ, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के साथ। आप सभी को पता है भाई साहब कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर। तो भारत ने साफ बोला कि भाई देखो, हमास ने ये गलत किया है, हमास ने गलत किया है इजराइल के ऊपर अटैक करके। अब हमास क्या है भाई साहब? तो ये एक सुन्नी मुस्लिमों का सैन्य संगठन है, ये हथियारों के साथ युद्ध करते हैं और ये पैलेस्टीन के हैं। तो इन्होंने ही इजराइल के ऊपर अटैक किया है, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन का जो गाजा पट्टी है ना, गाजा पट्टी, उसके ऊपर अपना अधिकार चाहता है, अपना अधिकार बताता भी है, जताता भी है। तो अभी देखोगे आप लोग कि जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को अटैक जैसे ही हुआ, तो भारत ने साफ यहां पर बोल दिया कि भाई साहब ये गलत हुआ है। ये तो चलिए हमास के खिलाफ बोला है, नो डाउट, लेकिन यहां पे एट द सेम टाइम उस वक्त इसने दूसरी तरफ के लिए भी पॉजिटिव ही बयान दिया। साफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई मैं 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भरोसा रखता हूं पैलेस्टीन के लिए। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भैया क्यों आप लोग लड़ाई कर रहे हो, पैलेस्टीन को एक देश का दर्जा दे दो ना।
इजराइल को देश का दर्जा मिल चुका है, तो पैलेस्टीन को भी एक देश का दर्जा दे दो, तो ये दो देश अपने इंडिविजुअल बन जाएंगे। अभी तक पैलेस्टीन को देश का दर्जा नहीं मिला, यानी कि उसके खुद की गवर्नमेंट, उसके खुद की सैन्य, उसके खुद की एग्रीमेंट, उसकी खुद की लैंड बाउंड्री नहीं तय की गई है। तो पैलेस्टीन को अभी देश का दर्जा नहीं मिला है, तो इसराइल का भी फेवर कर दिया यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जो हमास के अटैक का खंडन करके, और यहाँ पे टू नेशन थ्योरी दे करके यहाँ पर पैलेस्टाइन का भी साथ दे दिया है, पैलेस्टाइन के भी साथ खड़ा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, भारत का एक न्यूट्रल स्टैंड आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी इसराइल के साथ इसी वजह से भारत के बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन भी, यानी कि पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता हुआ आप लोगों को भारत दिखाई दे देगा। ठीक है बच्चे, चलिए यहां पे एक ट्रंप का एंगल भी सामने आ जाता है। ट्रंप साहब क्या कह देते हैं कि यूएस विल टेक ओवर गाजा। देखिए, जो पैलेस्टीन और इसराइल का झगड़ा है मेन गाजा पट्टी के लिए ही तो है, वो बोलता है गाजा पट्टी मेरा, वो बोलता है गाजा पट्टी मेरा। लेकिन यहाँ पे आगे अब ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, गाजा पट्टी मेरी। अब देखिए ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ट्रंप का प्रपोजल क्या है, पैलेस्टीन शुड लीव गाजा, पैलेस्टीन वाले लोगों को गाजा पट्टी छोड़ देनी चाहिए। अब क्यों छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब यूएस का कब्जा होने वाला है, यहाँ पे साफ साफ बयानबाजी दे रहे हैं। और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखोगे नंबर ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजीज जो हैं गाजा स्ट्रिप से निकले हुए, देखिए गाजा में कितने हैं, ठीक है 1587000, यानी कि 15,87,000 लोग यहाँ पर गाजा में आप लोगों को पूरे दिखाई देंगे। ठीक है, और गाजा में इतनी तोड़फोड़ हो चुकी है इनका, और दावा क्या है, गाजा में जो अटैक हुआ था इतनी ज्यादा तोड़फोड़ हो चुकी है कि अगर उस गाजा के पूरे बनाने में हम लोग लग जाए ना, तो 21 साल लग जाएंगे और तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का खर्चा आ जाएगा। तो भैया ये कैसे आप लोग मैनेज करोगे, तो ऐसा करो गाजा को आप लोग छोड़ के निकल जाओ, ऐसे यूएस ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। तो गाजा स्ट्रिप के लिए मच ऑफ टेरिटरी लाइज इन द रूइंस आफ्टर द 15 मंथ्स ऑफ वॉर बिटवीन द इजराइल एंड हमास। आप देखोगे तो जनवरी 2025 में यूनाइटेड नेशन ने साफ बोल भी दिया था कि भैया यहाँ पर आप देखो कि तकरीबन 50 मिलियन टन पत्थर पड़े हुए हैं, अब इन पत्थरों को हटाने में 21 साल लग जाएंगे, कई तो बिलियन डॉलर लग जाएंगे। तो यूएस ने बोला कि भैया तुम लोग खाली करके चले जाओ, अब इस पे गाजा पे हमारा अधिकार है, हमारा या फिर इजराइल का, दोनों का अधिकार रहेगा। अब गाजा से भागे हुए लोग आप लोग देखोगे, ठीक है 9,13,000 आप लोगों को वेस्ट बैंक में दिखाई देंगे, जॉर्डन में, ये सीरिया में, ये तमाम वो देश हैं जहां पे लोग यहां से भाग करके सेटल हुए हैं, क्योंकि गाजा को तो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद ही कर दिया गया था। और ये बात गोलन हाइट्स, आपको गोलन हाइट्स दिखाई दे रहा, तो गोलन हाइट्स पे ऑलरेडी कब्जा इजराइल का हो चुका है। ठीक है बच्चों, याद रखना। मैं थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखना कि इंडिया जो है एक प्रॉपर न्यूट्रल स्टैंड लेकर के चल रहा है। दोनों का मैं आप लोगों को इसलिए डिफरेंस बता रहा हूं कि इंडिया एक प्रॉपर अलग स्टैंड लेकर के चल रहा है, ठीक है, बैलेंस स्टैंड लेकर के चलेगा। तो अब देखिए ये विजिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग डिफेंस की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं, हम लोग रीजनल पीस की बात करने वाले हैं, यानी कि इसराइल और पैलेस्टीन वाला जो एरिया है, पूरा अरब कंट्रीज वाला जो एरिया है, उसमें पीस की बात करेंगे। हम लोग पॉलिटिकल आउटरीच की बात करेंगे इसराइल में। चलिए अब एक एक करके हर एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। डिफेंस टाइज की बात कर लेते हैं, इसराइल के साथ डिफेंस टाइज कैसे रहने वाले भारत के, यानी अब अभी तक कैसे हैं और आगे भी कैसे रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसराइल ने बहुत ज्यादा मदद किया है भारत की। खासकर हम लोग बात कर लेते हैं कारगिल के युद्ध की। कारगिल के युद्ध में हमें बहुत सारे हथियारों की जरूरत थी, तो हमें इसराइल ने ही कारगिल के युद्ध में हथियार दिए थे, याद रखना। कारगिल का जो वॉर 1990 में हुआ था, तो हमको हथियार किसने दिए थे, तो इसराइल ने ही दिए थे। और तब से लेकर के आज तक हम लोग हथियार बहुत ज्यादा खरीदते हैं इसराइल से। तो देखो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट बायर है, यानी कि इसराइल सबसे ज्यादा हथियार किसको बेचता है, भारत को बेचता है। और नो डाउट बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है इसराइल, और बिना किसी कंडीशन के सपोर्ट करता है। उसके बाद आप देख लोगे यहाँ पर डिफेंस के मामले में क्या क्या, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन, ये ड्रोन जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, डिफेंस ड्रोन आपके इसराइल के। तो वो ड्रोन भी हमको एक तो सेल कर रहा है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। ठीक है बच्चों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है इसराइल। उसके बाद आप देखोगे मिसाइल, डिफेंस मिसाइल भी हमने बहुत सारा ले रखा है। उसके बाद बॉर्डर सर्विलेंस के लिए जो ड्रोन चाहिए होता है, उसके बाद जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ये सारे टेक्नोलॉजी वगैरह, देखिए इनके पास ना जो एक थर्मल जो कैमरा है, थर्मल कैमरा कहते हैं, बहुत ही दूर से ही चीजों को, बारीक चीजों को नोट कर लेता है। या फिर थर्मल सेंसर्स हैं, सेंसर्स वाले कैमरा हैं, वो सभी इसराइल के पास है, वो सभी भारत यहाँ पे धीरे धीरे खरीद रहा है। साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जो युद्ध है वो बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जा रहा, इकोनॉमिक युद्ध लड़ा जा रहा है, इंफॉर्मेशन का युद्ध लड़ा जा रहा है। यानी कि आपका इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है,
तो मैं डेफिनेटली आपको पस्त कर दूंगा इंफॉर्मेशन लेकर के। समझिए, है ना, इंफॉर्मेशन लूंगा तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा। आपकी कमजोरियां मुझे पता है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी हम लोग बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं। यानी कि जो मेन मेन मकसद है पीएम नरेंद्र मोदी का, वो दो ही है कि एक तो बैलेंस मेंटेन करके चलना, पूरी दुनिया को मैसेज देना कि भैया हम लोग बैलेंस मेंटेन करके चलने वाले राष्ट्र हैं। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे ये देखोगे कि पीएम मोदी डिफेंस को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि एक तरफ देख रहे हो कि जो हमारा चाइना है पड़ोसी मुल्क, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अपने डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और रीजनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वहां पे जाके मोदी क्या करेंगे? मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से वहां पे मुलाकात करेंगे। उसके बाद इजराइल जो है इंडिया को एक बहुत ही बड़े मार्केट के रूप में देख रहा है। यानी कि इजराइल के लिए जो बहुत जो स्तंभ है ना, पिलर्स है, उसमें से इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है रीजनल अलियांस के लिए। क्योंकि देखिए एशिया की एक बहुत बड़ी शक्ति है, एशिया की बहुत बड़ी शक्ति है भाई साहब भारत। ठीक है, तो अगर भारत गेड़े में आ गया, भारत से अच्छी खासी डील हो जाती है, दोस्ती हो जाती है इजराइल की, तो जाहिर सी बात है एशिया में भी एक बहुत बड़ा पार्टनर दिखेगा। और नो डाउट इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी भारत ही है। तो यहाँ पे देखिए डिस्कशन दोनों मिलकर, यानी दोनों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एक दूसरे के साथ डील करके। तो आप देखोगे टेररिज्म की बात करेंगे। ठीक है, डिस्कशन ऑन टेररिज्म, ये लोग एक दूसरे के साथ टेररिज्म पे बात करेंगे, एक दूसरे के साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी पे बात करेंगे, यानी कि समुद्री सुरक्षा की बात करेंगे। देखिए भारत का जो मैक्सिमम ट्रेड है ना, जो गल्फ कंट्रीज से आता है। ठीक है बच्चों, गल्फ कंट्रीज से आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, गल्फ कंट्रीज से आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आप देख लोगे कि अगर तो यहां पर वॉर छिड़ जाती है, यहां पर वॉर छिड़ जाती है, तो ऑयल का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऑयल भारत में नहीं आ पाएगा, तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भारत पूरी कोशिश करेगा कि यहां पर ये जो ईरान का, इजराइल का, या फिर ईरान का और यूएस का युद्ध है, वो सारी युद्ध को बैलेंस करने की कोशिश करेगा भारत। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रेड रूट्स की हम बात कर लेते हैं। ट्रेड रूट्स और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बातचीत यहां पर की जाएगी। तो आप देखोगे दोनों ही देशों के लिए, दोनों ही देशों के लिए यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, किस तरीके से इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप बहुत डिस्टेंस ले लेकर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक का है। देखिए 1947 से 91 तक का डिस्टेंस देख लेते हैं कि इंडिया ने सपोर्ट किया हमेशा पैलेस्टाइन को, हमेशा पैलेस्टाइन को, याद रखना। जो 1948 में, ठीक है, 1948 में इजराइल को तो भैया देश मिल गया। ठीक है, इजराइल को तो देश मिल गया, देश का दर्जा मिल गया, लेकिन पैलेस्टाइन को देश का दर्जा नहीं मिला था। तो इंडिया उस टाइम पे हाल ही में आजाद हुआ था, इंडिया चाहता था कि भैया वो कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट ना करे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ही ये पूरा पूरा बंटवारा किया था। तो इंडिया इसके खिलाफ था, तो इजराइल के खिलाफ इंडिया रहा और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रहा इंसानियत के तौर पे। उसके बाद जब भी यूनाइटेड नेशन में कोई ऐसा मुद्दा उठा, तो भारत ने इजराइल के खिलाफ ही वोट किया। लेकिन इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप होने शुरू हुए 1991 के बाद, यानी कि 1992 से इनके रिश्ते सुधरने शुरू हो चुके। उसके बाद एक मॉडर्न फेज आया दोनों के रिश्तों में, मॉडर्न फेज आया दोनों के रिश्तों में। दोनों ने प्रॉपर एक टाई करना शुरू किया, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना शुरू किया। डिफेंस की बात करें, एग्रीकल्चर, ठीक है, वाटर टेक्नोलॉजी, हर चीज में इन लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आगे चल के आप लोग देखोगे 1999 में तो भैया इजराइल ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के मदद किया भारत का इजराइल वाले ये कारगिल वाले वॉर में। तो इसीलिए अभी आप लोग देखोगे कि बहुत ज्यादा इजराइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर जब पीएम नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं 2014 के बाद, तो 2017 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए मूवमेंट होती है। यानी कि नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं कहां पे, इजराइल में, और एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप साइन करके आते हैं। 2017 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन इजराइल। अब देखिए मोदी के पास एक टेंशन ये भी है कि यार अगर ये जा रहे हैं वहां पे, तो ये सपोर्ट किसका करेंगे, इजराइल में सपोर्ट किसका करेंगे? क्योंकि इजराइल में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, नो डाउट आपको जो बेंजामिन नेतन्याहू को ही सपोर्ट करना है, लेकिन फिर भी आप सबके साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे? ठीक है, क्योंकि पावर हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मोदी जो है वहां की पार्लियामेंट, ठीक है, वहां की जो पार्लियामेंट है नेसेट, इसमें जाएंगे और नेसेट में मिल करके क्या करने वाले हैं भाई मोदी, तो अपनी स्पीच देने वाले हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट में टेंशन ऑलरेडी चल रही है इजराइल की। कौन सी? इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत सारे चल रहे हैं। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है ना,
वो बॉयकॉट भी कर सकती है पीएम मोदी के इस स्पीच को, वो नकार भी सकती है, वो वॉकआउट भी कर सकती है। यानी कि हो सकता है कि पीएम मोदी को साफ तरीके से खारिज कर दिया जाए इस पूरे के पूरे सेशन के दौरान। तो यहाँ पे मोदी ने एक पूरा सिस्टम लेकर के चलेंगे कि ना वो इनको सपोर्ट करेंगे ना वो इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो हमेशा इजराइल 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 करेंगे, ना किसी लीडर का नाम लेंगे ना किसी पार्टी का नाम लेंगे। तो देखना, तो अवॉइडिंग बीइंग सीन एज द इजराइल इंटरनल पॉलिटिक्स को हम लोग अवॉइड ही करेंगे। उसके बाद जो एक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेंगे, न्यूट्रलिटी मतलब ना इधर के ना इधर के, और इसी में भलाई भी है भाई साहब भारत की, कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखो। तो ये जो विजिट है भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट वेस्ट एशिया में बन रहा है। वेस्टर्न एशिया में भारत का एक मजबूत दबदबा बन रहा है, क्योंकि इजराइल वही देश है बच्चों जिन्होंने यूएसए तक को एक टाइम पे पानी पिला दिया था। मजबूत स्ट्रांग राष्ट्र है। तो यहाँ पे उसके साथ अगर दोस्ती है तो हमारे वेस्ट एशिया में बहुत ही बड़ा हमारा फुटप्रिंट सेटअप हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे, डिफेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात कर ले, तो इजराइल के सबसे बड़े खरीदार ही हम लोग हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे इंडिया का ग्लोबल पीस डिप्लोमेसी में एक बहुत ही बड़ा रोल दिखेगा, कि भैया ईरान के साथ भी हम लोग अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, हम लोग इजराइल के साथ भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, हम लोग यूएस के साथ भी, यानी कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। तो एक ग्लोबल लेवल पे पीस यानी कि शांति मेंटेन करने वाली एक इमेज भारत की यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद भारत जो है इजराइल को, अरब नेटर को, ईरान को, सभी को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये चीजें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि भारत ने हमेशा शुरू से लेकर के एक न्यूट्रलिटी का गेम प्ले किया है, यानी कि बिल्कुल ही न्यूट्रल रहा है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि इजराइल में जाकर के भारत क्या मैसेज देना चाहता है? इजराइल में जाकर के भारत यही मैसेज देना चाहता है कि यूएस, तुम देख लो, मैं तुम्हारे साथ भी हूं, मैं इजराइल के साथ भी हूं, मैं ईरान के साथ भी हूं। यानी कि एक तरफ अगर चाइना को इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाए, चाइना को इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाए, तो क्या दिया जा रहा है? देखो भैया, मैं यूएस के साथ भी हूं, मैं ईरान के साथ भी हूं, और मैं इजराइल के साथ भी हूं, तो तुम कहीं ना कहीं चाइना को एक इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ भैया, अपने फन मत निकालना वरना कुचल दिए जाओगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इस तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और हाँ, जो भी साथी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। जय हिंद।